हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं मैथमेटिकल मेथड का 4th लेक्चर लेकर आया हूं और प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा मैथमेटिकल मेथड का। इसमें मैं दोनों चीज़ें कवर कर दूंगा। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि 2 वीडियो बनाऊँगा, बट मैंने जब देखा कि कितने कंसेप्ट हैं, कितने न्यूमेरिकल कराना है, क्या कैसे है, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसको एक वीडियो में 1 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करूँगा। वैसे भी ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें हमें 10 पार्ट बनाने नहीं चाहिए, है ना। फिज़िक्स में अगर कोई चैप्टर बड़ा है आपकी टेक्स्ट बुक में तो वो है लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि वो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और उसमें 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो उसी का मतलब लेक्चर्स बढ़े जाएंगे। बाकी सबके मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 जाएंगे, बाकी सबके 6 से 10 ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 लेक्चर में ख़त्म करने वाले थे, बट अब एक ही लेक्चर में आज ही इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और फिर लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो आज बेसिकली हम लोग आइडिया लेने वाले हैं व्हाट इज़ कैलकुलस, मतलब कैलकुलस की ABCD हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलस होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसका जो क्या स्टडी करता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of change। ठीक है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो ये हो गया हमारा कैलकुलस, जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और ये क्या स्टडी करता है? रेट ऑफ चेंज को। मतलब कोई भी चीज किस तरीके से, किस रेट से चेंज हो रही है, उसको ये स्टडी करता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है ना। अभी मैं कुछ समझा भी नहीं रहा हूँ, जब समझाऊंगा अभी तब समझ में आओगे। कैलकुलस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, क्या हो रहा है आज। ओके, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी इसको हम लोग बोलते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव? इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी डेफिनेशन लिखो, बट फिर मतलब इसके बाद मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस मतलब एक मौके पर, एक इंस्टेंट पर, ठीक है, एक टाइम पर, एक मोमेंट पर, जो भी लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, इंस्टेंट मतलब किसी मोमेंट पर, एक मोमेंट पर, उस मोमेंट पर उस ऑब्जेक्ट का कितना चेंज हुआ। वो चेंज क्या हो सकता है? वो स्पीड हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है, वो एक्सेलरेशन हो सकता है। इतने से इतने टाइम में उस ऑब्जेक्ट का कितना चेंज आया, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का। आप लोग बोलोगे इसकी क्या ज़रूरत है? 2 सेकंड से 3 सेकंड में कितना चेंज आया वो तो मैं ही बता दूँ। तो बताओ 2.00001 सेकंड से 2.00009 सेकंड में कितना चेंज आया? अब कैसे बताओगे, है ना। तो अभी हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, मैं फालतू में समझाने लगा। ठीक है, अभी इसके बाद समझाऊंगा। इंटीग्रेशन क्या करता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ स्मॉल रेट ऑफ चेंजेस। ये रेट ऑफ चेंज भी हो सकता है और बाकी सारी चीजें भी यहां पे हो सकती है। ठीक है, छोटे छोटे रेट ऑफ चेंज के सम को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। और ये होता है एक इंस्टेंट पर कितना चेंज आया उसको पता करने के लिए। मतलब डेरिवेटिव लगभग हो गया तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, dy/dx। मतलब y में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू x, y में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू x। dy क्या है? dy है वेरी 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 स्मॉल चेंज। जैसे मैं बोला ना 2.00001 सेकंड, वैसा वेरी वेरी स्मॉल चेंज। इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसा। अब ऐसा साइन क्यों है? अच्छा, आप एस लिखो। ये क्या फाइंड करता है? ये सम फाइंड करता है स्मॉल रेट ऑफ चेंजेस का। तो सम को लिखे, फिर इसका ऊपर से ऐसे बढ़ा दो, नीचे से ऐसा बढ़ा दो, तो ये ऐसा दिखेगा। दैट्स द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये होता है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव का सिंबल।
आइडिया मिल गया, बेसिक समझ गए क्या होता है। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते पहले डेरिवेटिव को और फिर इंटीग्रेशन को। वैसे आपको ज़्यादा यूज़ कौन आएगा, यूज़ तो आपको नीट वालों को डेरिवेटिव काफ़ी यूज़ आएगा, बिकॉज नीट में मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है ना आपका, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ आएगा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जेईई एडवांस के लगभग 30% सवालों में यूज़ होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ होता है। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं। मेंस में 1-2 सवालों में लग गया तो लग गया, बाकी टेक्स्ट बुक में जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो इंटीग्रेशन आएगा बीच बीच में। इंटीग्रेशन लगभग आपको 70% चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सम में जरूर दिख जाएगा। बट डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये हर जगह नहीं दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा मोशन इन अ प्लेन में। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क्स दिखाएगा, ये आपको सम सिखाएगा, कंसेप्ट सिखाएगा, है ना। ये आपको मार्क्स दिलाएगा और ये कंसेप्ट सिखाएगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टडी करते हैं, आखिर ये है क्या। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। डिफरेंशिएशन को न्यूटन ने इन्वेंट किया था, 17वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया था, या फिर बोल सकते हैं बनाया था, है ना। ये डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो न्यूटन के मन में आखिर ऐसा क्या आया कि उसने डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ बना दी। इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस तो उसी ने बनाया है ना। लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आखिर डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है। तो सपोज ये एक ट्री है और यहाँ से गिर रहा है एक एप्पल, और एप्पल गिर रहा है तो नीचे कौन बैठा होगा, नीचे हमारे न्यूटन साहब ही बैठे होंगे, है ना। आराम से बैठे थे। क्या बनाया है मैंने, वाह वाह, ठीक है। न्यूटन साहब अपने बैठे आराम से यहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, ठीक है, सेब नीचे गिर रहा है, इसको ग्रेविटी खींच रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सपोज कोई चीज़ आपको खींचती है तो आपकी वेलोसिटी कैसी रहती है, क्या वेलोसिटी एक ही जैसी रहती है या फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे दो चुंबक ले लो आप, चुंबक को थोड़ा दूर रखो, खींचेंगे एक दूसरे को, है ना, खींचेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। बट शुरुआत में धीरे धीरे खींचेंगे, बट जब पास आने लगेंगे तो एक बैग खटाक से खींच लेंगे, तेजी से खींच लेंगे। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब कोई टीवी वगैरह में, शो वगैरह में, जैसे सीआईडी वगैरह में कोई सुसाइड करता हुआ दिखाता है, तो जब वो नीचे ऐसा गिरता है तो स्लो मोशन में गिरता है। पिक्चर में नहीं, असली में भी ऐसा होता है, थोड़ा स्लो मोशन में, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती रहती है। बट जैसे जैसे वो नीचे तक की तरफ पहुंचता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट भले है बट टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है v इज इक्वल टू जी टी। ये नहीं मालूम, चलो एक और दिखाता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, तो ये सेब तो पहले लटका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी तो इसको 0 थी, तो ये 0 हो गया, ये a हो गया, ये t हो गया, तो वेलोसिटी आ गई a t। ग्रेविटी उसको खींच रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब जब सेब को गिरते हुए 1 सेकंड हुए तो उसकी वेलोसिटी थी 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। t की जगह 1 रखो, a की जगह 9.8। जब सेब को गिरते हुए 2 सेकंड हुए तो उसकी वेलोसिटी थी 9.8 इंटू 2, मतलब 17.6 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही नीचे आते आते जब न्यूटन के टकले पर गिरा 4 सेकंड में या 5 सेकंड में, उस समय कितनी वेलोसिटी रही होगी, 9.8 इंटू 4 ले लेते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी 35.2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है नीचे आते समय, ठीक है। सब नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है, ठीक है, फालतू कैलकुलेशन है। मतलब मैं आपको बता रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है कोई भी जब नीचे गिरता है। तो न्यूटन ने देखा कि ये जब सेब नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो न्यूटन ने बोला मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए कि आखिर इसकी वेलोसिटी होगी कितनी। तो वेलोसिटी के लिए इसने क्या बोला, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। सपोज ये डिस्टेंस है 10 मीटर और इसको टाइम लगा 5 सेकंड, तो मतलब इसकी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। बट ये तो एवरेज है, ये वेलोसिटी तो एवरेज है। वो जब नीचे गिर रहा था, पूरा नीचे गिर गया, जो इसने डिस्टेंस कवर की, जो पूरा टाइम लिया, पूरा डिस्टेंस डिवाइड बाय पूरा टाइम, वो आ रहा है उसको 2 मीटर पर सेकंड। बट उसको चाहिए एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, मतलब जब वो इससे आधा ऊपर रहा होगा, इतनी डिस्टेंस पर रहा होगा, तब सेब की वेलोसिटी कितनी रही होगी, तब उसको न्यूटन को चाहिए, उसकी वेलोसिटी वहां पे चाहिए उसको। ये क्या है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, समझो इस चीज को। इतनी हाइट पर था, यहां से गिरा, ये एवरेज है। अब उसको एक इंस्टेंट पर चाहिए, एक इंस्टेंट पर उसको वेलोसिटी चाहिए। अब वो कैसे निकालेगा,
वो वेलोसिटी न्यूटन को कैसे मिलेगी। अब न्यूटन सोच रहे हैं, इनके मन में आया कैलकुलस। फिक्शनल स्टोरी है, झूठी स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी हम लोग ऐसा थोड़ा प्लेजर लेने के लिए बनाते हैं, ठीक है। कई सारे टीचर्स ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी उसको मिली थी, बट उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी, एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए थी, ठीक है। मतलब सेब जब यहाँ था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब वो इस पॉइंट पर था तब कितनी थी, जब वो यहाँ पर था, कहीं पर भी एक बंदा नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते समय जब वो फर्स्ट फ्लोर के पास पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो कितनी होगी। जब वो सेकंड फ्लोर पर गिर रहा था तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक इंस्टेंट पर, एक पॉइंट पर, एक मोमेंट पर, एक पल पर कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, वो कैसे पता करेंगे। तो उसमें हेल्प करता है हमारा डिफरेंशिएशन। अब ये कैसे हेल्प करता है वो भी बताता हूँ। तो अब न्यूटन ने क्या कहा कि मैं एक छोटा सा चेंज लेता हूँ, एप्पल की डिस्टेंस में, बहुत छोटा सा 0.0000000001, इतना छोटा सा चेंज मैं लेता हूँ एप्पल की डिस्टेंस में। और साथ ही में टाइम का चेंज भी मैं एकदम छोटा सा लेता हूँ 0.000001 सेकंड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसका मैं एक छोटा सा चेंज लेता हूँ। डिस्टेंस का चेंज उसको मैं बोलता हूँ dx, x मतलब डिस्टेंस, और टाइम का चेंज उसको मैं बोलता हूँ dt। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है dx/dt। मतलब ये जब एप्पल गिर रहा था पूरा, जब ये गिरा तो हमने वो एवरेज निकाला। अगर इसका इंस्टेंटेनियस निकालना है, एक पॉइंट में निकालना है, मुझे एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, इससे भी छोटा, इसको और दबाओ, उतना छोटा इंस्टेंट मुझे यहाँ से लेना होगा। और फिर उस पे मुझे देखना होगा कि इतने से इतने टाइम में dx में कितना चेंज आया टाइम में। इसको डिवाइड करेंगे फिर हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा। नॉर्मल फार्मूला क्या है? नॉर्मल फार्मूला है डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। x रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, t रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम, v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो वैसे ही इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d मतलब बहुत छोटा, डेल्टा x मतलब चेंज, dx मतलब बहुत छोटा चेंज, ठीक है। डेल्टा t मतलब चेंज, dt मतलब बहुत छोटा चेंज, ठीक है। तो छोटे छोटे चेंज को हम लोग पकड़ के इस पॉइंट से बता सकते हैं कि एप्पल की स्पीड कहाँ पर कितनी थी। सपोज मुझे इस पॉइंट का चाहिए, तो मुझे देखना होगा कि इस पॉइंट पे वो 9.888888888888 मीटर कवर कर चुका था। फिर हम लोग 9.8888888889 मीटर, इसके बीच में जो चेंज आया, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा, उस टाइम को 0.0000000001 सेकंड लेकर हम लोग एक इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर एप्पल की कितनी वेलोसिटी है वो निकाल लेते हैं। ऐसा न्यूटन ने आइडिया दिया और वहां से जन्म हो गया डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक इंस्टेंट पर, एक पॉइंट पर कितना चेंज आया वो फाइंड करना दिया। डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर कितना चेंज आया उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक पॉइंट पर जितना चेंज आया उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन को मैंने बोला लिखते हैं dx बाय dy बाय dx, है ना, इसको हम लिखते हैं dy बाय dx। तो मतलब y में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू x में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। द चेंज इन वन वेरिएबल with respect to another variable is called डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। तो एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब उसके रेशियो में, ठीक है, कितना चेंज आया उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे हमें वेलोसिटी का निकालना हो तो लिखेंगे dx बाई dt, एक्सेलरेशन निकालना हो तो लिखेंगे dv बाई dt। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब चेंज इन टाइम, है ना। तो छोटा चेंज छोटे से इंस्टेंट पर, छोटे से टाइम पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं जितना हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले न्यूटन यहाँ पे बैठा था, सेब उसके टकले पर गिर रहा था। न्यूटन ने देखा कि इस सेब की वेलोसिटी है जो नीचे आते आते बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी नीचे आते आते बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, और फ्री फॉल हो रहा है एप्पल का, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू at हो जाएगा। तो टाइम 1 रखा तो वेलोसिटी 9.8, टाइम 2 रखा तो वेलोसिटी 17.6, टाइम 4 रखा तो 35.2। तो ऐसे बढ़ती जा रही है वेलोसिटी उसकी नीचे आते आते
अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी हाइट को जितना टाइम लगा नीचे गिरने में उसमें मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बट वो एवरेज रहेगी, टोटल रहेगी, है ना, एवरेज रहेगी, मिली जुली रहेगी। सपोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, उसका एवरेज रहेगा वो। मुझे एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए। जैसे आपके मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 100 आ गए, साइंस में 90 आ गए, सोशल साइंस में 96 आ गए, ठीक है, मराठी में आपके 80 आ गए, इंग्लिश में 60 आ गए, हिंदी में 70 आ गए। तो आपको पता करना है आपका एवरेज कितना है, तो आप परसेंटेज देखोगे, बट आप पूछोगे एक इंस्टेंट में, एक सब्जेक्ट में कितना आया, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बोला मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, एक ऐसा चेंज लेता हूँ जहां से चेंज बहुत छोटा हो। 9.88 मतलब इधर चेंज कितना आ रहा है, देखो इसको इससे माइनस करो, 0.000000001 का चेंज आ रहा है। और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा, 0.0000001 तो ये जो छोटा सा चेंज हुआ, इस चेंज को होने में जितना टाइम लगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dx/dt, वही हो गई मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक मोमेंट पर वेलोसिटी। ये हो गई मीनिंग हमारी डिफरेंशिएशन की। द चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हो, ठीक है। नॉर्मली उसका जनरल फॉर्म होता है dy/dx। अब इसके फॉर्मूले वगैरह पर बात करते हैं। तो मैं अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले दे देता हूँ अलग अलग फंक्शंस के, ठीक है, और फिर उस पर आप लोग सीख जाओगे कि आखिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शंस हमारे देखो 5 टाइप के होते हैं। फंक्शंस आर ऑफ 5 टाइप। कितने टाइप्स के होते हैं फंक्शन? 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, चौथा होता है लॉगेरिदमिक, और पांचवा होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जैसे पाई होता है ना आपका, वैसे ही एक्सपोनेंशियल भी होता है। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट होता है, पॉलिनोमियल होता है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। इन पांचों पर हम लोग देखते हैं आखिर डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। फॉर्मूले आए हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर आपको जानना है तो आप अपने बोर्ड की एक्सरसाइज 9.1 को देख सकते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले आ कहां से रहे हैं। अब अगर वो देखने जाओगे, नीट वालों को बता रहा हूँ, बाकी जेई वालों को तो करना ही है, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, देखने जाओगे तो आपको लिमिट जानना पड़ेगा, आखिर लिमिट क्या होता है, ठीक है। लिमिट आपको जानना होगा, प्लस कंटिन्यूटी का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। फंक्शन, लिमिट, ये दोनों जानकर आपको समझ में आएगा वहां पे कि आखिर क्या होता है ये, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे आता है, फॉर्मूला कैसे बना है, फिलहाल हम लोग अपने हिसाब से बताते हैं, मतलब फॉर्मूला बताते हैं, रट रहे हम लोग अभी, ठीक है। बट रटो भी ऐसे कि लगे ही ना कि हम रट रहे हैं। तो पहले कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। एक कांस्टेंट के लिए सपोज dy/dx हम लोग निकाल रहे हैं। कांस्टेंट कौन हो सकता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। वो पाई हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कोई भी नंबर हो सकता है जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे आज हम लोग 2 को ऐसे लिखते हैं, क्या 1000 साल बाद ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना। ये ऐसा ही रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे टाइम चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई तो पाई ही रहेगा। ये उसको आगे चल के कोई 4.14 बना रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिख सकते हो, वहां पे अभी हिंदी में लिखूंगा तो लंबा पड़ जाएगा। ओके, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। जैसे मैं बोलूँ, बताओ 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो लिखोगे d3/dx, तो ये हो जाएगा 0। फिर लिखोगे d5/dx, ये हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, 0। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है सबका डेरिवेटिव हो जाता है 0। रट लो अच्छे से, ठीक है। जो भी कांस्टेंट आपको दिखे, अभी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा आइडिया देकर जाऊंगा, ठीक है। दूसरा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब इसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे x आ जाता है, उसकी पावर n आ जाती है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है? जैसे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dx⁻n का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये होता है nx⁻n-1। ये जो पावर है वो नीचे उतर के आ जाती है, बाद में x लग जाता है ये वाला, और पावर में 1 कम हो जाता है। जो भी पावर हो, स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगी, क्यूब हो तो स्क्वायर हो जाएगी, 4 हो तो क्यूब हो जाएगा, 5 हो तो 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब n उतर के नीचे आ जाएगा और x ऐसे ही रहेगा, और n में से एक पावर घटा दो। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। इसके आगे ही सारे फॉर्मूले मिला के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे एक और फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x,
इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो dx dx कट गया, आंसर आ गया 1। ऐसा होगा, ऐसा करोगे नहीं। हाँ आंसर 1 आएगा, बट उसका अलग रीजन है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, जो पावर है वो नीचे आ जाती है, इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, तो 1 नीचे आ गया, साइड में x, फिर एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 तो ऑलरेडी है, इसमें एक और कम कर दोगे तो ये 1 इंटू एक्स रेस टू 0 हो जाएगा। और x रेस टू 0 किसी पर भी पावर 0 लगाओ वो 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 1 होता है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है, इसी से ये भी आया है, इसी से आगे वाले फॉर्मूले भी आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला n, मतलब जो पावर है उसको नीचे लेकर आओ, तो ये पावर नीचे आ गई, बाद में x लिखो, 2 है ना तो इसको 1 कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, तो ये हो गया 2x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x। याद क्या करना है, सिर्फ ये, इसके बेसिस पर ही तो आए हैं ये लोग, मैं भी नहीं याद रखता, मैं खुद ये सब याद नहीं रखता, मुझे ये मालूम है, मैं सब कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारे मैं खुद बना लेता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ d ऑफ एक्स क्यूब, बताओ ये कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर नीचे आएगी, पावर आ गई नीचे, फिर आएगा x, फिर पावर एक कम हो जाएगी, तो 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। समझ गए कैसे करते हैं, चलो और देखते हैं। अभी मैं आपको बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इज इट नॉर्मल नाउ, ओके। तो d 1/x कैसे निकालोगे, देखो ये 1/x लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x रेस टू -1, अरे जैसे i रेस टू -21 होता था तो इसको 1/i रेस टू 21 लिखते थे, इंडाइसेस में नहीं पढ़े हो, a रेस टू -m हो तो इसको कैसा लिखते हो, a रेस टू -m हो तो इसको ऐसा लिखते ना 1/a रेस टू m, है ना। तो वैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1/x, ठीक है 1/x लिख सकते हैं, तो यही तो है 1/x, तो इसको हमने ये बना दिया। ठीक है, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पावर नीचे आ जाएगी, मतलब -1 नीचे आ गया, और पावर एक ऐड हो जाएगी तो कम हो जाएगी, तो -1 -1, तो ये हो गया -1 x रेस टू -1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया -x का -2, तो इसको बोल सकते हो 1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, या फिर ऐसे भी याद रखो, योर विश। ठीक है, दोनों लिख देता हूँ मैं। अब आते हैं रूट वाले पर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, बताओ ये कितना आएगा। रूट मतलब होता है पावर 1/2, रूट मतलब होता है पावर 1/2, वैसे रूट वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, ज़्यादा काम आपका यहीं हो जाएगा, ये जो 2 फॉर्मूले ना यहीं पे आपका काम हो जाएगा, फिर भी समझ लो। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको मैं 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये पावर नीचे आ जाएगी, मतलब 1/2 आया नीचे, फिर x में पावर एक कम हो जाएगी, तो आधे में से एक गायब कर दोगे तो बचेगा कितना, आधे में से एक गायब कर दिया तो -आधा बचेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ x माइनस आधा, तो x को नीचे भेजो तो 1/2, क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो नीचे भेज देते हैं ना, पावर नेगेटिव तो नीचे भेज देते हैं, तो 1/x का रूट आ जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 है, पावर 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट है, तो 1/2 रूट x, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। तो मैं छोटा सा इंतजाम करता हूँ बाकी लिखने के लिए। चलिए, तो इतने ही आपके फॉर्मूले हैं, बट इनको ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वाले डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत कम आएंगे, लॉगरिथमिक और भी कम, एक्सपोनेंशियल तो कांस्टेंट ही, उसका तो 0 ही हो जाएगा, है ना। मतलब ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स वाले। अब मैं एक क्वेश्चन देता रहता हूँ, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलो बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको पूरा डिफरेंशिएट करना है। तो जब बीच में प्लस या माइनस हो तो आप क्या करोगे, सबको डिफरेंशिएट करोगे लाइन लाइन से। ठीक है, पहले डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करोगे 5x को विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करोगे 6 को विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्लस लिखा हो तो ऐसे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो उसके लिए रूल्स हैं, जो रूल्स मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी बस इतना सॉल्व करो। चलो करो इसको, देखो कितना आ रहा है। ओके, आया आंसर, आया। करना क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट इससे काम तो होगा नहीं क्योंकि हमने इसको रटा हुआ है, बट यहाँ 3 भी है, तब कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, जब आपका सिंगल में लिखा हो एक्स स्क्वायर तब तो चल जाएगा रट्टा, बट जब नहीं लिखा हो तो आपको ये याद रहना चाहिए, यही तो सबकी जड़ है, इसी को याद रखो बस। तो n क्या है यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जो भी रहेगा 3 है, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर है तो पावर 1 कम हो गई तो 1 हो गया। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो
पावर क्या है 1 है, तो 1 को नीचे लाओ तो 5 ही रह गया। फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। मतलब याद रख लो, अगर आपके पास 9x का डेरिवेटिव निकालना है तो उसका आंसर 9, 10x का निकालना है तो उसका आंसर 10, ठीक है। 9 पाई का निकालना है तो इसका आंसर 0, क्यों, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज आपको 5x का निकालना है तो उसका आंसर 5, 6x का निकालना है उसका आंसर 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ गया, और ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो मतलब आंसर आ गया 6x + 5। अब मैं रफ कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। चलिए, तो आपके सामने 5 क्वेश्चन है, पांचों को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। f(x) पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, f(x) मतलब वो वैल्यू जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, जिसके सारे आंसर करेक्ट आ गए मतलब वो सीख गया। कमेंट कर देना कि मेरे सारे आंसर करेक्ट है, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए कि ठीक बताया मैंने, ठीक है, कि आप समझ गए। बिकॉज ये बेसिक टॉपिक है, बेसिक को मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि कैसे उसको बताएं, बेसिक को इतना बेसिक में मतलब समझ में नहीं आता है ना कि स्टूडेंट को आखिर कहाँ बेसिक में प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो, तो आया आंसर, देखते हैं। तो x⁸ है, तो nx फॉर्मूला क्या था, x⁸n = nx⁻n-1 है ना। तो n को नीचे लेकर आओ तो n नीचे आया, फिर x, फिर n-1, तो इसका आंसर आएगा 8x⁻7। किसका करेक्ट आया, ठोको ताली, आगे बढ़ो। लाइन से सबको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 3 नीचे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 9, और पावर 1 कम तो 9x²। 2 नीचे आएगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4, और पावर 1 कम तो x² से x। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चलो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा, ठीक है, बताता हूँ सीधा। 2 नीचे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 1 जा 2, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। x³ ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 3x² + 2x + 1। स्टेप बाय स्टेप करो, हाँ ऐसे। 4 को नीचे लेकर आओगे तो 4 2 जा 8x, पावर 1 कम। 2 को नीचे लेकर आओगे तो 6x, पावर 1 कम, 2 से 1, और x की डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 9, ये 0, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। समझ गए अच्छे से, आ गया। पॉलिनोमियल को कर लोगे अब। चलो, पॉलिनोमियल के बाद अब आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखते हैं, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स को करेंगे तो क्या आएगा, कॉट, टैन, इन सभी का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स आउट कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स आउट माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स आउट sec² x। अच्छे से नोट डाउन करो, बस 6 ही फॉर्मूले हैं, है ना, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स आउट माइनस cosec² x। इधर sec था तो इधर cosec है, आगे बढ़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स आउट sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x with respect to x gives out minus sec x cot x, ठीक है, माइनस cosec x cot x। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, बट इनको याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है जो हमारे सर बताते हैं, ठीक है। क्या ट्रिक है देखो, मतलब थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बस हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप भी वैसा ही करना। जिसके भी आगे देखो को आता है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव रहता है। ट्रिक है ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, देखो को आया ना तो नेगेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec x²। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, ठीक है। तो इसको हमारे सर कोको फैमिली बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। साइन का cos का माइनस साइन, tan का sec² x, फिर उसके बाद cot का माइनस cosec² x। माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकती है, वो दूर हो गई इससे। sec का होता है sec x tan x, cosec का होता है cos x cot x। sec में tan, cosec में cot, बाकी सेम टू सेम कॉपी। को है तो माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो ये पांचों, और ये पांचों में मिला के ज्यादातर आपको साइन आएगा, cos आएगा, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। आ गया तो वही बात है ना, तो उसके लिए हमें सब पढ़ना ही पड़ता है,
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया अच्छे से। अब मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया दे दूं और फिर उसके बाद उनका भी डिफरेंशिएशन बताता हूँ, फिर मिसेलेनियस मतलब मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया दे दूं व्हाट इज लॉग। लॉग फंक्शन के बारे में ICSE बोर्ड वाले पहले ही पढ़ चुके रहते हैं, CBSE वाले SSC वाले पीछे रह जाते हैं। व्हाट इज लॉग? लॉग को हम ऐसे लिखते हैं log b टू द बेस e। ठीक है, जब भी बेस में e आ जाए, मतलब e क्या है हम लोगों का एक ऐसा बेस है जो इसको नेचुरल लॉग बनाता है, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.73, जैसे पाई होता है वैसे। ठीक है, तो जब भी बेस में e होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ln ऑफ b। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। log a प्लस log b होता है log a इंटू b, होता है log a इंटू b के बराबर। log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b के बराबर। माइनस है तो डिवाइड, प्लस है तो मल्टीप्लाई। ये दो प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी है log e टू द बेस a रेज टू b, ऐसा कुछ हो गया। तो ये जो पावर है ना, ये नीचे आ जाती है और ये बन जाता है b log e टू द a टू द बेस e, ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो log a टू द बेस e, b log a टू द बेस e, log b टू द बेस e, ऐसा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। और भी कुछ चीजें, जैसे log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, log ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये किसके लिए डिफाइन करते हैं? पावर के लिए। log क्या होता है? देखो, log जो होता है ना, वो पावर से रिलेटेड होता है। किसी भी टर्म का यहाँ पे जो पावर रहता है उसको देखकर हम लोग log को बनाते हैं। इसीलिए देखो, पावर देखो जैसे ऐड होती है, कब ऐड होती है? जब मल्टीप्लाई होता है। पावर कब माइनस होती है? जब डिवाइड होता है। इनको डीप में स्टडी करना है तो मैं फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप लोग आ जाना उस लेक्चर में। ठीक है, चलो फिलहाल आप इतना याद रखो, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। इसको मैं log टेबल में भी सिखाऊंगा जब हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे log से। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। ठीक है, फिर उल्टा भी बोल सकते हो, log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। और log a पावर b, पावर नीचे आ जाती है तो b log a लिख सकते हैं, और e है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। e होती है तो ये नेचुरल लॉग बन जाता है। जब पावर में जब बेस में e होती है तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग, जिसको हम लोग लिखते हैं ln। ये बन जाता है नेचुरल लॉग ln, उसको हम लोग ln लिखते हैं, लॉग नेचुरल। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे बेस में लिखने की तब जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, सपोज लिखा है log ऑफ 3 टू द पावर 10, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसकी जरूरत आपको लगभग कई सारे चैप्टर्स में पड़ेगी। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें नर्स्ट इक्वेशन आएगी। ठीक है, ऐसी जगहों पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 10 नीचे आ जाएगा तो 10 log 3 हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन दे देते, log ऑफ 5 रेज टू 10, इसका आंसर 10 log 5। एक और क्वेश्चन दे देते, log ऑफ 3 टू द पावर रूट 3, तो इसका आंसर रूट 3 log 3। अरे ये सब मैं क्या बताने लगा, मुझे क्या बताना था? डिफरेंशिएशन ऑफ log है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x, याद रख लो। अब आए मेन बात पे हम लोग, ये मैंने तीसरा बताया, चौथा फॉर्मूला बताया फंक्शंस के हिसाब से। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x, इतना याद रख लो बस। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं e की वैल्यू होती है 2.73, बट हम बात करेंगे e रेज टू x की। जब भी किसी भी नंबर की पावर एक वेरिएबल बन जाए तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मैं बोलूँ 8 रेज टू x, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि पावर क्या है? वेरिएबल हो गई है। x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1.00 3.22 कुछ भी हो सकता है। तो ये x जो है, ये पावर जो है वेरिएबल हो गई है। तो जब भी पावर वेरिएबल हो जाएगी तो वहां पे उस फंक्शन को हम नाम देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, द पावर इज वेरिएबल। तो यहाँ पे e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x। सपोज ये y इज इक्वल टू x है तो ये dy होता है ना, तो y की जगह ये पुट किया हम लोगों ने, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। इजी, खत्म। कितने फॉर्मूले हमने किए? पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल का देखा, d ऑफ x रेज टू n, उसका होता है nx n-1, बाकी सब उससे रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री का देखा, साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, tan का होता है sec स्क्वायर x। फिर कॉट का हम लोगों ने देखा, कॉट का क्या होता है? माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, पॉलिनोमियल का देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री का देख लिया, लॉग का देख लिया, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, कांस्टेंट का देख लिया। आई होप याद हो गया होगा।
ठीक है, चलो अब मैं आपको सिखा देता हूं सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। सम रूल क्या होता है? देखो सम रूल वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सपोज लिखा है डी एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, सॉरी डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे? डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसका करोगे फिर प्लस करके इसका करोगे। अब यहीं पे जस्ट माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे, बस वही है, ठीक है, वही चीज है। मेन आता है प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग यू वी रूल भी बोलते हैं, यू वी रूल, यू इंटू वी रूल, ओके, यू इंटू वी रूल। सो व्हाट इज दिस रूल? कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सपोज हमें डिफ्रेंशिएशन करना है u इंटू वी का। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा चेन रूल, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद ग्राफिकल मीनिंग, फिर इंटीग्रेशन छोटा है, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, उसका ग्राफिकल मीनिंग भी काफी छोटा है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले u को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे v को, फिर v को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे u को। क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि v कांस्टेंट है। अच्छा, अगर v कांस्टेंट है तो क्या dv बाई dx की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? अगर v कांस्टेंट है तो क्या dv बाई dx जीरो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये पूरा जीरो हो गया तो मतलब सिर्फ यही बचेगा फॉर्मूले में। तो जब भी कांस्टेंट हो जाए v तो इसका हम लोग इजी फॉर्मूला बना लेंगे v du बाई dx। v कांस्टेंट हुआ तो u कांस्टेंट हुआ तो u dv बाई dx, जो भी कांस्टेंट हुआ उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लेना या फिर बड़े में ही करके देख लो ना, मतलब आप लोग पूरा ही करके देख लो ना, पूरा करके देखो, इसका कांस्टेंट है तो ये ऑलरेडी जीरो हो ही जाएगा, तो फाइनल पहुंच ही जाओगे। इसी को याद रखो बस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगला आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है u बाय v रूल। व्हाट इज दिस? ओके, तो u बाय v रूल क्या होता है? देखो सपोज आपको y दिया है u बाय v और यहाँ पे y दिया था uv, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है u बाय v को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टेप्स याद रखो, हाँ, सबसे पहले नीचे लिख दो v स्क्वायर, अच्छे से सबसे पहले नीचे लिख दो v स्क्वायर, फिर जो भी डिनोमिनेटर में है उसको पहले लो और लिख दो du बाय dx। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, u dv बाय dx। दोनों फॉर्मूले नियरली सेम है, पूरा नहीं सेम है। क्या डिफरेंस है? पहले तो स्टूडेंट लोग ये लगाना भूल जाते हैं v स्क्वायर, दूसरा अगर ये लगा भी देते हैं तो एक गलती करते हैं, u dv बाय dx लिख देते हैं। देखो एक बात बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 + 5 कितना होता है बताओ? 8 होता है। 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब 3 + 5 5 + 3 के बराबर होता है, हाँ। अच्छा, 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। 3 - 5 कितना होता है? -2 होता है। इसका मतलब 5 - 3 3 - 5 के बराबर नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा डिफ्रेंशिएशन मत करना। बीच में माइनस है तो अच्छे से याद रखना, डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर न्यूमरेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। v नीचे था उसको डिफरेंशिएट करो, u ऊपर था फिर उसको डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस और नीचे v स्क्वायर भूलना मत, ठीक है। इतना समझ गए? चलो चेन रूल बता देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। तो चेन रूल में मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, y = sin x²। अब यहाँ पे अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको दिख रहा होगा कि साइन भी डिफरेंशिएट होगा और इसकी जो थीटा है, इसका जो थीटा है वो भी डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएट हो सकता है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? यहाँ पे हम लगाते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप साइन को डिफरेंशिएट कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर x की जगह क्या है? x², तो लिख दो ना x², फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आपका x था, जो आपका थीटा था, उसको डिफरेंशिएट करो। तो x² का डेरिवेटिव 2x, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x cos x²। समझे? सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, x² लिख दो, जो भी यहाँ ब्रैकेट में वो लिख दो, फिर उसके बाद x² को डिफरेंशिएट करो, फिर साथ में कर दो, हो गया काम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y = log ऑफ sin x। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, जो x है वो ही तो sin x है, तो
तो मतलब यहाँ पे आएगा साइन एक्स। 1/x मतलब क्या, साइन एक्स ना, x की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। जैसे यहाँ पे x क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा, वैसे यहाँ भी x की जगह लिखोगे साइन एक्स। मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थीटा, या फिर जो भी बोलो इसको, क्या बोलोगे इसको, x बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू होता है cos x, cos x के नीचे आया sin x, तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x। तो चेन रूल समझ गए कैसे लगाने का, इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। log x था तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट यहाँ पे x क्या है, x तो sin x है, तो इसीलिए 1/sin x होगा। कुछ लोग जल्दबाजी में 1/x लिख देते, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं सबको रफ करता हूँ, समराइज करता हूँ सारा फॉर्मूला, और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो चेन रूल में ही पहले कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो सॉल्व करो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ किसका ले लें यहाँ पे, साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ में ही देखो कन्फ्यूजन होगा, और कहाँ पे आएगा ऐसा चेन प्रॉब्लम, कहाँ आएगा, और कहीं नहीं आएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आएगा या तो बाकी समय पॉलिनोमियल में कहाँ ही आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया ना, कुछ और लेते हैं, ले लेते हैं cot x। चलो करो इसको, चलो शुरू करूँ। dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, y की जगह क्या है, log x है, log x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो बट यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका आंसर आ गया 2x बाय एक्स स्क्वायर, x से x कटा तो इसका आंसर आया 2/x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x का स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, बट x क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 नीचे आएगा तो 4x होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो फाइनल आंसर 4x cos 2x स्क्वायर। फिर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cot x, तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट x क्या है यहाँ पे, x तो cot x है, तो 1/cot x, मल्टीप्लाई बाय इसका डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो ये आंसर आ गया माइनस cos x स्क्वायर x डिवाइड बाय cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sec x, तो इससे ये खत्म हो गया, तो आंसर आया माइनस cos x sec x, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा डिफरेंशिएशन का। चलो ये नहीं समझा ना, तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, cot x रहने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान रखना जो भी यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी उसको भी नीचे भेजना। कुछ लोग डायरेक्टली 1/x लिख देते, वैसा नहीं करना है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। वैसे यहाँ पे भी sin x का डिफरेंशिएशन करो, बट x की जगह रखो 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, log का डिफरेंशिएशन करो 1/x, फिर x की जगह ये भी रखो, है ना, x की जगह रहना चाहिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे आंसर लाना है। चलो समझ गए सब कुछ, फिर से रिवाइज करा दूं। पहले सारे आपको तो याद होंगे ही फॉर्मूले, यूवी रूल से रिवाइज करा। तो यूवी रूल क्या होता है, यूवी रूल होता है u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और एक बार v को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस रहने दो। फिर उसके बाद u बाय v रूल क्या होता है, u बाय v रूल क्या होता है, u बाय v रूल होता है पहले v स्क्वायर लिख दो, फिर डिनोमिनेटर को पहले लाओ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, फिर न्यूमरेटर को लाओ, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। न्यूमरेटर को लाओ यहाँ पे, तो u और ये v डिवाइड बाय x, ठीक है। फिर चेन प्रॉब्लम हमने समझ ही ली। चेन रूल क्या होता है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, x की जगह जो है वो लिखो, फिर x को डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी पर ग्राफिकल मीनिंग और मैक्सिमा मिनिमा देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन 20 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो। तो बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही मैं पहले न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। मैं कितनी बार सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, पांचवा क्वेश्चन है एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। तो ये 5 क्वेश्चन करो पहले, फिर एक प्रूफ वाला क्वेश्चन भी दिया है वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट करो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को, ठीक है। डिफरेंशिएट करो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को, ये छठा क्वेश्चन है, बोलता है प्रूफ करो इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके चलो करो इसको,
अच्छे से करना। हुआ सॉल्व? देखो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सम रूल लगेगा, है ना। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर, सॉरी पब्लिक हैंग हो गई थी, सोची गलत आ गया उनका। डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 नीचे आया पावर 1 कम, 3 नीचे आया पावर 1 कम, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे लगेगा यूवी रूल। इसको रफ कर दूँ, इसको रफ कर देता हूँ, जगह चाहिए ना थोड़ी सी। यहाँ पे लगेगा यूवी रूल। यूवी रूल क्या है? इसको मान लो u, इसको मान लो v। यूवी रूल ये कहता है u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसको उल्टा भी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है, चलेगा। 5 + 3, 3 + 5 दोनों सेम होते हैं। तो u क्या है यहाँ पे? u है एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है कॉस, ठीक है, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ से अब आगे चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जरा मैं टेक्स्ट बुक में देख लूँ कहाँ छोड़ा है। ओके, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, यहीं पे छोड़ दिया, तो आप भी यहीं पे छोड़ दो। ओके, एक्स साइन एक्स कैसे करेंगे? इसको मान लो u, इसको मान लो v। ये एक्सरसाइज का है, ये सॉल्व था, ठीक है। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो u क्या है यहाँ पे? u है x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, v क्या है यहाँ पे? साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x⁴ प्लस कॉस एक्स। सम रूल लगेगा यहाँ पे भी, है ना। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4x क्यूब माइनस साइन एक्स। एक्स अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये u बाई वी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर। या तो पहले ही वी स्क्वायर लिख दो, टेंशन ही नहीं है, तो वी स्क्वायर पहले ही लिख दो। इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो वी डी यू क्या हो जाएगा? वी डी यू हो जाएगा साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो होता है 1, तो ये तो साइन एक्स ही रह जाएगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये x रह जाएगा, तो x cos x हो गया, x cos x हो गया और नीचे है साइन स्क्वायर x। यही आया है क्या? 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट है। बस उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेटली लिख लिया ऐसे। साइन एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, फिर एक्स कॉस एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये देखो x और एक साइन एक्स कट गया, तो 1 अपॉन साइन एक्स आ गया, ठीक है। फिर ये सेम टू सेम कॉपी हो गया, समझ गए ना। ये x रह गया था यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया था, फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मज़ेदार है ये वाला, मज़ेदार है बट बहुत ईजी है। देखो कैसे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है, ठीक है, टैन होता है। तो टैन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा सेक स्क्वायर एक्स लिखो, बात खत्म करो, बात ही खत्म करो। वरना कुछ लोग क्या करते, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखते फिर डिफरेंशिएट करते, क्या पता असली फॉर्मूला वही हो, बट आंसर इससे भी आ रहा है। आप लोग वैसे करो, मैंने शॉर्टकट से किया, करो और देखो आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। अगर इसका आंसर आ गया समझ लो आप सीख गए हो। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। चलिए, तो हम लोग ग्राफिकल मीनिंग को समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया। मैंने बोला डिफरेंशिएशन इज वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अगर मैं इस वेरिएबल का चेंज देखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं y2 माइनस y1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो चेंज होता है। अरे भाई तुम बाद में कैसे हो गए, पहले कैसे थे वैसे ही तो चेंज आएगा। चेंज कैसे नापते हैं हम लोग, एक चीज़ को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में चेंज को मानते हैं। सपोज आप आज बहुत अच्छे हो, फिर पहले बहुत ख़राब थे, पहले बहुत ख़राब थे, आज बहुत अच्छे हो, तो लोग बोलेंगे आज आप बहुत अच्छे हो। कैसे? उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले आप ख़राब थे।
बट आप पहले से ही अच्छे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जैसे थे वैसे हो, जीरो है ना। तो y2 माइनस y1, जीरो मतलब चेंज जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं तो देखा इसे। लास्ट ईयर थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाता हूँ, प्रैक्टिस सेट 5.3 ओपन करता हूँ दिमाग में, और रे हाँ, ये तो स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ लाइन। ओ, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, यस। द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग, अगर डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करें तो उसका ग्राफिकल मीनिंग स्लोप ही होता है, समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, एक ग्राफ ऐसा गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ x0 और यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ डेल्टा x। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x0 प्लस डेल्टा x, ठीक है। यहाँ से मैं अगर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाऊँ तो ये थीटा मान लेता हूँ एंगल, ठीक है। ये हो गया डेल्टा x। ये कितना होगा, यहाँ पे भी हम कोई पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं डेल्टा y। ये डेल्टा y है तो ये भी डेल्टा y होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग tan के तरीके से निकाले तो tan थीटा यहाँ पे आएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट या एडजेसेंट, ये ठीक है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये डेल्टा y और ये डेल्टा y और डेल्टा x, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, और बाकी ये y0 है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस क्या है, इतनी डिस्टेंस है y0, और ये टोटल डिस्टेंस हो गई y0 प्लस डेल्टा y। ओके, समझ गए इतना। अगर मैं इस लाइन को एकदम पीछे लेकर जाऊं, ठीक है, इस लाइन को मैं धीरे 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 पीछे लेकर जाऊं, इस लाइन को, जो ये लाइन दिख रही है, ये जो इतनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो क्या होगा, देखो। ओके, तो इस लाइन को मैं अगर ऐसे पीछे लेकर जाऊं तो ये ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, ये ट्रायंगल छोटा होता हो जाएगा, है ना। y भी छोटा होता जाएगा, x भी छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। चलो इसको एकदम हम लोग पास में लेकर आ गए कि ट्रायंगल लगभग एकदम छोटा सा इतना हो गया। जैसे टेक्स्ट बुक में देखो, आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये देखो टेक्स्ट बुक में गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है जो आपको दिख भी नहीं रहा है, बनाया ही नहीं उन्होंने तो क्या दिखेगा, बट है वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लाना होगा, उससे देखना होगा, बट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, समय की बर्बादी है मात्र, पहले जैसा बन ही नहीं रहा है। ओके छोड़ो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, ये हमारी डिस्टेंस थी x0, हमने जो डेल्टा x था उसको एकदम नज़दीक में लाते गए, एकदम नज़दीक लेकर आ गए। सपोज हम ले आए उसको यहाँ पे उसको लेकर आ गए, तो यहाँ पे देखो छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अगर हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक टेंजेंट हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी, क्या वही थीटा की वैल्यू यहाँ भी होगी? बिल्कुल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके बीच में ये टेंजेंट ट्रांसवर्सल की तरह गया है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। देखो एफ दिख रहा है ना, एफ दिख रहा है कि नहीं, एफ दिख रहा है, तो मतलब ये एंगल इक्वल होगा। तो ट्रायंगल का जो ये थीटा होगा वही ये भी थीटा होगा। तो इस तरीके से जब ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाता है तो वो बन जाता है dx और dy। यहाँ पे tan थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा dy अपॉन dx। नहीं समझे? अरे जब हम लोग लाइन को इधर लेकर आ रहे तो ट्रायंगल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये एनिमेशन से ज़्यादा अच्छा समझता है ना, बट आई कैन नॉट मेक। तो ये जितना नज़दीक आएगा उतना छोटा होता जाएगा ट्रायंगल। तो यहाँ पे इतना छोटा नहीं होगा, और छोटा होगा, हम उसको बना नहीं सकते, इतना छोटा हो जाएगा। तो उस छोटे से ट्रायंगल में ट्रायंगल जब नेग्लिजिबल हो जाएगा, बट फिर भी एंगल उतना ही रहेगा। एंगल किस पे डिपेंड करता है? साइड पर। साइड जितनी बड़ी एंगल उतना बड़ा। सपोज ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों में देखो थीटा की वैल्यू, जो एंगल है वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही यहाँ भी है, ऐसा ही है यहाँ भी है, साइड बस छोटी हुई है, एंगल नहीं छोटा हुआ है। तो एंगल यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ। तो ये जो टेंजेंट की स्लोप होती है ना, ये जो टेंजेंट की स्लोप होती है, यही हमें रिप्रेजेंट करती है उसका डेरिवेटिव। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो टेंजेंट ऊपर जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो टेंजेंट ऐसा नीचे आएगा। आपको कई जगह पर ग्राफ बनाया हुआ दिखेगा ऐसा केमिस्ट्री में, जहाँ पे आपको बोलेंगे कि ये इससे इसका ग्राफ है, ठीक है, v वर्सेस t, ऐसा बहुत सारा ग्राफ है। बोलेंगे ये ग्राफ ऐसा बनता है, आप पूछोगे क्यों बनता है, तो वो बोलेंगे ये ऐसा ही बनता है, जिनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीजन समझ लो, स्लोप नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव कब होगी? जब tan थीटा 90 से 180 के बीच में होगा, तब स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। और एक पॉइंट तब आएगा जब स्लोप ऐसा पैरेलल हो जाए। जब स्लोप पैरेलल हो जाए तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी,
और थीटा की वैल्यू 0 हुई तो वहाँ पे तो tan 0 होता है, स्लोप 0 हो जाएगी। और वहीं पे आता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। ये ग्राफिकल मीनिंग समझे, ग्राफिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का स्लोप और उसको tan थीटा से फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो। तो दिस इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट, ठीक है। फिलहाल आपको इतना डीप में जाना नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद करके रखना है और इतना याद रखना है, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर, स्लोप नेगेटिव तो नीचे, ग्राफिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का स्लोप। चलिए, तो आपको अगर ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन का, तो अब हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, बस आप लोग इसके स्टेप समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करते, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है, मतलब डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है वहाँ पर ये टॉपिक आता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट में देगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये मोशन इन अ प्लेन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये होता क्या है, देखो सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कोई ग्राफ गया है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, सपोज ये ग्राफ गया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर है इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना। अगर दोनों जगह आप देखो तो यहाँ पे देखो थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल है ना ग्राफ के साथ, तो 0 डिग्री है थीटा, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री है। अच्छा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, स्लोप, तो इसका मतलब जो dy बाय dx है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो मतलब थीटा 0 है तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप 0 होता है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही जगह पर जो dy बाय dx होगा, जो स्लोप होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये है हमारा पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और RHS में 0 रख के सॉल्व करेंगे, फिर हमें वैल्यूज मिलेंगी, फिर हम लोग उन वैल्यूज को चेक करेंगे कि कौन मिनिमा पर है, कौन मैक्सिमा पर है, ठीक है। फिर मिनिमा मैक्सिमा की वैल्यू मिलेगी तो हम लोग उसको रख के चेक करेंगे कि मिनिमा पर कितनी वैल्यू है, मैक्सिमा पर कितनी वैल्यू है। देखो पहले सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, x² - 3x + 6, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अ गुड क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे नहीं आपको। x² - 4x + 3, ओके, लाइक ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, x² - 4x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 0। अब x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, बराबर 0। तो 2x आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है, या तो ये मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा कौन मिनिमा कौन, क्योंकि थीटा तो दोनों जगह 0 है ना, थीटा 0 है। बट हम लोग अब इसका निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब जो हमारा ये आंसर आया ना, ये जो आया ना हमारा डिफरेंशिएट करके, इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 4, ठीक है, dy², d², ठीक है। इसको हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, d²y डिवाइड बाय dx², ऐसा, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 2x - 4 का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और अगर बार बार मैं नीचे y की लिख रहा हूँ, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है, वैल्यू पुट करने पर, अगर ये लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब वो वैल्यू मैक्सिमा होगी, ठीक है। अगर लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो वो वैल्यू हमारी मैक्सिमा होगी। अगर पुट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो वैल्यू मिनिमा होगी। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, मैक्सिमा पर नेगेटिव, मिनिमा पे पॉजिटिव, ये तो उल्टा हो रहा है। हाँ उल्टा ही है ना, ध्यान से देखो स्लोप। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो स्लोप देखो यहाँ से घट रही है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ देखो स्लोप घट रही है ना, तो स्लोप यहाँ नेगेटिव है, इसीलिए मैक्सिमा पर वैल्यू नेगेटिव। वहीं हम मिनिमा से देखें तो यहाँ से देखो स्लोप बढ़ रही है, ठीक है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो इसलिए मिनिमा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा की वैल्यू लेस देन 0। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से समझ जाओगे। इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 4 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 2 ओनली,
क्योंकि 4 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकाला तो यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव। जब भी आंसर पॉजिटिव आए तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मिनिमा कोऑर्डिनेट 2 पर है। बट हमें पता क्या कैसे चलेगा कि इसका वैल्यू कितना, ये तो हमने निकाला, ये मिनिमा आया है ना, ये मिनिमा है, बट इस मिनिमा की वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगा, वो पता करने के लिए हम इस 2 को यहाँ पुट कर देंगे। अगर 2 को यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3, यह आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 हो गई उस मिनिमा की वैल्यू। नहीं समझे, देखो जब हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू पॉजिटिव आई। वैल्यू पॉजिटिव आने के बाद हमने क्या किया, पता किया कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैंने आपको बताया है अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा हो जाता है। बट इस मिनिमा की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को जानने के लिए हमने इसमें इक्वेशन में पुट किया, शुरुआती इक्वेशन में, तो जो आंसर आया वो हो गई उस मिनिमा की वैल्यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द मिनिमम, या फिर स्लैश करके ऐसा लिखा रहेगा फाइंड द मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या पता किया, हमने पहले पता किया ये मिनिमा का दिया हुआ है ना, तो मिनिमा का हमने निकाला, तो ये आंसर नहीं है, ये बताता है हमें कि वो मिनिमा है। इसको हम जब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगी मिनिमा की वैल्यू। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, या फिर ले लेते इसको 6। ठीक है, तो हमें पूछा है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करके दो। ठीक है, कैसे भी करके तुम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करके दो। पहले चेक करते हैं हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx को 0 पुट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। वाई 0, बिकॉज यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, इसीलिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा उतर के, तो 2 इंटू 3x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यहाँ से 3x ले लो कॉमन, तो आया x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है, x की वैल्यू एक 2 आ रही है। अब की बार दो वैल्यूज आ रही है। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। चलो फाइंड करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू हमारी आई है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, देखो 2 नीचे आ गया, तो 2 3 ये हो जाएगा 6x और माइनस 6। ठीक है, 2 नीचे आया तो 2 3 6 माइनस 6, इतना आंसर हमारा आया। अब ये दो वैल्यूज पुट करके हमें चेक करना है कि मिनिमा कौन और मैक्सिमा कौन, क्योंकि 6x माइनस 6 से हम थोड़ी ना जान पाएंगे कि वैल्यू क्या है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 पुट करते हैं। तो जब हम लोग x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो 6 0 हो जा रहा है, माइनस 6 आ जा रहा है, माइनस में आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने, बट उससे काम नहीं चला, हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो इसका रूट हमने पुट किया, इसका रूट क्या था, 2 और 0। तो इसका रूट जब हम लोग पुट करेंगे तो उससे हमें पता चला कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, चलो ओके। तो अब की बार हम लोग x बराबर 2 पुट करते ही हमने -6 निकाला, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आई। x बराबर 2 पुट करोगे तो आंसर 6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। क्यों, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया। आंसर पॉजिटिव तो मिनिमा, आंसर नेगेटिव तो मैक्सिमा। कौन सा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का। पिछली बार कैसा था, सॉल्व करते ही यहाँ पे आंसर आ गया था। अब की बार कैसे, सॉल्व करने के बाद भी इक्वेशन आया है, तो इस इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट करने हैं। ठीक है, पता करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता करना है, ये मैक्सिमा तो हो गया, बट इस मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करोगे, -6 को इसमें पुट कर दोगे तो ये मैक्सिमा की वैल्यू दे देगा, और जब 6 की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो वो मिनिमा की वैल्यू दे देगा। अभी मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद से करो। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा पे, समझे ना। सबसे पहले हम लोगों ने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो हमें इसके रूट्स मिल गए। ठीक है, जब दोबारा से हमने डिफरेंशिएट किया तो फिर से इक्वेशन मिला। अब की बार डायरेक्ट आंसर नहीं आया, इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन में हमने पुट किया 0 2 को, तो एक आया पॉजिटिव, एक आया नेगेटिव, उससे हमें पता चला ये मैक्सिमा ये मिनिमा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, तो चलिए तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो आप पहले खुद से सॉल्व करो, देखो मिनिमा आता है, मैक्सिमा आता है, उसकी वैल्यू क्या आती है वो सब आप पता करो। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि आंसर करेक्ट आया या नहीं। तो सबसे पहली बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन 6, और कुछ तो है नहीं। इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल, पहला स्टेप ही मैंने बताया था। तो 6x की वैल्यू आ गई -6, तो x का आंसर है -1। इतना समझे, रूट हमें मिल गया x का। ठीक है, इसी को पुट करके आगे चेक करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। वैल्यू देखो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो ये कौन है, मिनिमा है। पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमा है। बट इस मिनिमा की वैल्यू क्या है वो कैसे पता करेंगे, इस 6 को यहाँ पुट कर देंगे और मैक्सिमा यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, इस 6 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही मिनिमा की वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए ऐसा लिखा रहेगा आपको मिनिमा स्लैश मैक्सिमा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अभी पिछले इक्वेशन में 2 रूट आया था तो इधर मैक्सिमा मिनिमा दोनों था, इधर पे कौन है, सिर्फ इधर पे मिनिमा है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और कुछ है नहीं यहाँ पे। समझ गए, आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में। चलिए, तो इंटीग्रेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में आइडिया दे दिया कि इंटीग्रेशन क्या करता है। इंटीग्रेशन हमें मदद करता है किसी भी क्वांटिटी का छोटा छोटा सम को, छोटे छोटे सम को किसी भी क्वांटिटी के ऐड करने को। ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ गया। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, सपोज ये एक ग्राफ है और यहाँ पे एक पॉइंट है 10, यहाँ पे एक पॉइंट है 20, यहाँ से बना दिया मैंने एक ट्रायंगल। ये एक ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है और ये पॉइंट है 10 और ये पॉइंट है 20 और ये पॉइंट है 10। और मैंने आपसे बोला कि मुझे एरिया अंडर ग्राफ बताओ। ठीक है, मतलब इधर कितना एरिया है ग्राफ में, ये जो स्ट्रेट लाइन गई हुई है इसके अंदर कितना ग्राफ है उसका एरिया मुझे आप बताओ। ठीक है, तो कुछ समझदार स्टूडेंट बता पाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो समझदार लोग क्या करेंगे, ये 0 है ओरिजिन। हाँ ठीक है, तो ये देखो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया मुझे चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज इसका नाम है ABC, सपोज। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 20 है, हाइट कितनी है 10 है, तो ये 2 5 या 10 करके उन्होंने तो बता दिया। हाँ 100 है। चलो इस पे आ जाओ, अब इस पे कुछ लोग और फंस गए होंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से एक लाइन बनाओ इमेजिनरी, तो ये भी हो जाएगा। देखो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया और ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। मतलब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दें और उसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जोड़ दें तो हमें पूरा ग्राफ, पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना भी एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो कितना आएगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ देखो 10 है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है बट मैंने ऐसी मेजरमेंट ली है, 10 इंटू 10 है सपोज। हाँ, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो बेस भी 10 है ना, 10 है। हाइट कितनी है, हाइट देखो नहीं, ठीक है, बेस इसका 10 है। बेस कैसे 10 है, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो ये होगा वही ये भी होगा। और हाइट कितनी रहेगी, हाइट देखो इधर 20 है लेकिन 20 नहीं रहेगी क्योंकि ये 10 से 20 है, इतनी उसकी हाइट है, इतनी हाइट नहीं है, इतनी ही हाइट है। तो 20 माइनस 10 रहेगी इसकी हाइट। ठीक है, 2 5 या 10, ये देखो हो गया 100, ये हो गया 50। तो आपने इसका आंसर बोल दिया 150, इसका आंसर बोल दिया 100। चलो मैं एक और ग्राफ आपको दे देता हूँ। सपोज मैं आपको बोल दूँ, चलो मुझे इसका एरिया अंडर कर्व बताओ। ये जो कर्व मैंने बनाया है इसके अंदर कितना एरिया है वो बताओ। तो अभी कुछ समझदार लोग होंगे, बोलेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ से एक और बना देता हूँ, एक और रेक्टेंगल। कुछ भी करोगे, करेक्ट मेथड नहीं है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वही बताता हूँ और वही मदद करेगा इंटीग्रेशन। अगर आपको मतलब आज का लेक्चर थोड़ा भारी जा रहा होगा ना तो अभी ब्रेक ले लो, फिर इंटीग्रेशन वाले पार्ट से दोबारा शुरू करना। ठीक है, थोड़ा सा भारी जा रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। एक ही वीडियो में कई सारे कंसेप्ट मैं बता जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट ग्राफिकल मीनिंग। तो सपोज ये ग्राफ है और मैंने यहाँ पे एक ऐसा कर्व बना दिया। ठीक है, और मैंने बोला इसका एरिया अंडर कर्व बताओ, मतलब इस कर्व में कितना एरिया है वो मुझे बताओ। अब इसको कैसे बता पाओगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का वही मतलब होता है एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया अंडर ग्राफ भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। और ये हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग वाई डी एक्स से देखते हैं। वाई डी एक्स कैसे आया वो भी बताता हूँ, टेंशन मत लो। चलो अच्छा, मैंने बोला यहाँ पे तो हम लोग कोई शेप बना नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करें कि इसका एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कर्व को पहले हम लोग बना लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पतले पतले एकदम पतले पतले बहुत पतले पतले ट्रायंगल की स्ट्रिप्स बनाते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं, ठीक है, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, ऐसा 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 हमने बहुत सारे यहाँ पे
छोटे छोटे पतले पतले एकदम बहुत पतले पतले, ये मैं बहुत मोटे मोटे बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत पतले पतले होते हैं वो, ठीक है, बहुत पतले, इतने मोटे नहीं, बहुत पतले, ठीक है। तो इतने पतले पतले मैं अनलिमिटेड स्ट्रिप्स यहाँ पे बनाता हूँ, गंदा दिख रहा है ना, बहुत सारे अनलिमिटेड मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स काट लेता हूँ, छोटे छोटे छोटे। तो एक स्ट्रिप अगर मैं बाहर निकालूं तो कुछ ऐसी दिख रही है, और दूसरी स्ट्रिप बाहर निकालूं तो कुछ ऐसी दिख रही है। अगर ये ग्राफ गया, ये हमने कर्व बनाया था, हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, और ये पतली सी स्ट्रिप देखो इतनी पतली है कि हम लोग देख भी नहीं सकते इसको, ठीक है। इसको मैं शेड कर देता हूँ, चलो सपोज यही है वो पतली सी स्ट्रिप। तो इस पतली सी स्ट्रिप में जो ऊपर विड्थ है ना वो नेग्लिजिबल है, इतना मोटा नहीं होता है, बहुत पतला होता है, वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे जो ये विड्थ है ये नेग्लिजिबल एकदम है ही नहीं, तो क्या मैं इसको एक रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये हो गया एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट है y और जिसकी लेंथ है एकदम dx, बहुत छोटी लेंथ, वो मतलब dx, ठीक है। लेंथ इधर रहेगी x में और हाइट ऊपर रहेगी y में, तो इसीलिए y dx, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर y dx ग्राफ। अब ये y वेलोसिटी हो सकती है, x डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। इंटीग्रेशन y dx, dx कैसे आया पता चला, हमने बहुत पतली सी स्ट्रिप काटी जिसका ब्रेथ बहुत छोटा था, तो उसको हमने dx बोल दिया। तो ऐसे ही मैं कई सारे अनलिमिटेड इसमें स्ट्रिप्स काटता जाऊं और सबको जोड़ दूं, तो क्या मुझे पूरे कर्व का ग्राफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, उसमें अप्रोक्सीमेशन होगा, 0.00002 सेंटीमीटर का गलती हो सकती है उसमें, बट फिर भी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है इसका कोई और रास्ता हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पतली सी स्ट्रिप काटेंगे और काटेंगे और काटेंगे, मतलब असली में ऐसा नहीं करते, असली में तो हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब ये मेथड है उसका कि ऐसे ही वो चीज़ होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग एक पतली सी स्ट्रिप काटेंगे, उसकी लेंथ रहेगी dx, हाइट रहेगी y dx, हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कई सारे रेक्टेंगल का एरिया एक साथ जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ गए इतनी बात? ग्राफिकल मीनिंग समझी? फालतू बातें थी, भूल जाओगे चलेगा, फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, तो ग्राफिकल मीनिंग समझ गई। ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है? एरिया अंडर y dx ग्राफ। और ये ग्राफ कैसा होगा? छोटा सा एरिया होगा, dA मतलब बहुत स्मॉल एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, dx क्या था उसका ब्रेथ, y क्या था उसका लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो y dx हुआ ना, समझे? ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग। अब एक और बहुत ही खास चीज आती है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ये उल्टे प्रोसेस हैं। किसी भी चीज को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे और दोबारा से उस चीज को इंटीग्रेट कर दोगे तो वही चीज नॉर्मल हो जाएगी दोबारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, बट डिफरेंशिएट करना मतलब क्या? एकदम छोटे से पार्ट को बाहर निकालना, किसी एक इंस्टेंट के पार्ट को बाहर निकालना। इंटीग्रेट करना मतलब क्या? उस छोटे छोटे इंस्टेंट को जोड़ना। तो आप पूरे में से एक छोटे पार्ट को बाहर निकाल रहे हो, तोड़ रहे हो उसको, और इंटीग्रेट मतलब उसको जोड़ रहे हो। तो तोड़ना जोड़ना जैसे एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, वैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। चलिए, तो इंटीग्रेशन देखो दो टाइप के हो सकते हैं आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको लिमिट्स दी रहेगी, ठीक है। इसमें मतलब आप पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर लिमिट्स को पुट करके उसको सॉल्व करोगे। लिमिट्स आर नॉट गिवन, ठीक है। इनडेफिनेट में लिमिट्स नहीं दी होगी। और जो डेफिनेट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आपको लिमिट्स दी हुई रहेंगी, जिसके बाद मतलब लास्ट में आपका जब आंसर आएगा तो उसमें उन लिमिट्स को पुट करोगे और सॉल्व करोगे। लिमिट्स आर गिवन, ठीक है। जैसे भी जो लोग पढ़ के आए उन लोग को मालूम होगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं। सपोज हमें डिफरेंशिएट करना है 1 dx को, या फिर कोई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अरे छोटे छोटे dx को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? पूरा x मिलेगा ना। ग्राफिकली समझो ना, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ आपको, ये एरिया अंडर कर्व था, ये छोटा सा पार्ट क्या था? ये dx था। ऐसे ही सारे dx को जोड़ोगे तो ये पूरा x नहीं मिल जाएगा?
समझो ना सिंपली। तो ये x मिलेगा, कोई कांस्टेंट रहा तो उसको जोड़ दो। दूसरा फॉर्मूला सी डी एक्स, सी को देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम लोग पहले बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को, और एक dx का डिफरेंशिएशन होता है x प्लस सी, सी नहीं मैं इसको कांस्टेंट लिखता हूँ क्योंकि सी देखो यहाँ भी है। तो dx का डिफरेंशिएशन x, तो ये हो गया सी एक्स प्लस एक k, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर रहेगी तो, ठीक है, जनरली होता नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ डिफरेंशिएट 3dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 3 to 5, तो कैसे करोगे? कांस्टेंट को पहले बाहर ले लोगे, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, डिफरेंशिएट होगा dx 3 से 5, ठीक है, 3 इधर है, फिर 3x इसका आंसर आ जाएगा। बट लिमिट्स दी हुई है, ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, और नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जो x आया या फिर x स्क्वायर आया या x क्यूब आया, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करो और फिर उसमें लोअर लिमिट माइनस करो, सेम पुट करके, ठीक है। जैसे देखो 3x आया है तो इस x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी है 5 है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 2 जा 6 आ जाएगा। सपोज आपका डिफरेंशिएट होके आया होता 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आया होता और आपको ऐसी लिमिट्स दी हुई थी, तो पहले अपर लिमिट रखो 5 रखो, तो 5 रख के स्क्वायर किया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट 3 है तो 3 का स्क्वायर किया, तो 4 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16, 16 चौक 64, इसका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। तो अपर लिमिट को रखोगे और फिर माइनस कर दोगे लोअर लिमिट से। ऐसे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, समझ जाओगे। तो ये दो फॉर्मूले नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ बताता हूँ। थर्ड फॉर्मूला x रेज टू n dx सपोज आपको दिया है, ठीक है। अब की बार यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी कुछ पावर है, तो इसको हम कैसा करेंगे, लिखेंगे पहले x रेज टू n प्लस 1। देखो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, हम n को नीचे लाते थे और पावर 1 कम करते थे, बट अब की बार ये उसका उल्टा प्रोसेस है, तो नीचे नहीं लाएंगे और पावर 1 ऐड करेंगे, जिद्दी है काफ़ी, और नीचे हम n प्लस 1 लिखेंगे। और यहाँ पे एक नियम भी रहेगा कि n माइनस 1 नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर n माइनस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0 आ गया फिर तो तबाही है ना। तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इसका फॉर्मूला है। ओके, तो फोर्थ फार्मूला क्या आता है? फोर्थ फार्मूला हम लोग का लॉग पर आता है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है x इनवर्स dx कितना होगा, तो x इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग 1/x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझ गए, बहुत समझ। और प्लस अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। ये हो गया फोर्थ फार्मूला, ये हो गया थर्ड फार्मूला, ठीक है। फिफ्थ फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा। तो देखो उसमें क्या होता था, साइन का कॉस होता था, बट ये उसका उल्टा प्रोसेस है, तो साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x dx का डिफरेंशिएशन x, या फिर ऐसे लिखो माइनस कॉस dx, फिर अगले स्टेप में करो माइनस कॉस x प्लस k, अगर कोई कांस्टेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। कॉस x dx देखो पिछली बार कॉस का माइनस साइन होता था, तो अब की बार कॉस का साइन होगा, उल्टा है ना उसका, तो ये हो जाएगा साइन डिफरेंशिएशन ऑफ dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस k। सातवां आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। देखो सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएट था, सॉरी किसका डेरिवेटिव था, tan का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan x। याद हो रहा है कि नहीं, वो याद हो गया तो ये याद हो गया, रिवर्स प्रोसेस है ना। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan का था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन होगा, tan x होगा, तो tan x प्लस k हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला है लास्ट वाला 8th, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे पता है आप पक गए होगे, ठीक है, कब से सुनते जा रहे हो मुझे, तो पकना तो तय ही था। ओके, लास्ट वाला है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, एक्सपोनेंशियल का। तो जैसे डिफरेंशिएट करने पे कुछ नहीं होता था, ex ही आ जाता था, वैसे यहाँ पे भी वही आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे अब की बार नहीं होगा उल्टा, अरे बात वही हो जाती है, समझा करो, ठीक है। ex प्लस c, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ही है, देखो ना हर जगह पर वही है, यहाँ पे भी उसके ही जैसा है, ex dx का डिफरेंशिएशन ex प्लस c, ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 8। चलो तो मैं फॉर्मूले लिस्ट कर देता हूँ और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहाँ पे लाइन से आपके पास इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आ गए हैं। dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के, c dx का इंटीग्रेशन होता है cx प्लस के, a dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस के। k कब का हम लोग लिखेंगे, ठीक है, k हम लोग तब लिखेंगे व्हेन द लिमिट्स आर नॉट गिवन, ठीक है, जब लिमिट्स क्वेश्चन में ना दी हो या आपको लिमिट ना मालूम हो, और यू डोंट नो द लिमिट्स,
या तो क्वेश्चन में आपको लिमिट्स ना दी हो या तो आपको लिमिट्स ना मालूम हो, तो आप लोग यूज करोगे कांस्टेंट की वैल्यू। जब भी आपको लिमिट्स दी हुई रहेंगी तो ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ ई एक्स होगा, ठीक है। 1/x dx का इंटीग्रेशन सिर्फ log x होगा। कब? जब लिमिट्स दी हुई रहेंगी या फिर आपको मालूम रहेगा। जब लिमिट्स दी हुई रहती है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, मैंने बताया आपको, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये कौन सा है जिसमें लिमिट नहीं दी हुई रहती है, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब लिमिट्स आपको मालूम रहेगा तब आप k की वैल्यू मतलब k को नहीं लिखोगे, ठीक है। k क्या है? मतलब एक कांस्टेंट है। सपोज आपका कोई भी आंसर आया जहां पे आपको लिमिट नहीं मालूम है, जैसे एक क्वेश्चन मैं ही दे देता हूं, कौन सा क्वेश्चन दे दूं? चलो क्वेश्चन है 3n dx, 3 स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। तो 3 स्क्वायर कैसे लिखोगे? 3 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, तो इसका देखो आ जाएगा 3³/3, तो ये हो गया 3 से एक 3 कट गया, तो ये आ गया 3 स्क्वायर। बट यहाँ पे k भी लगाओगे बिकॉज यू डोंट नो द लिमिट्स। यहाँ पे जो लिमिट्स रहती हैं वो आपको नहीं मालूम है, इसीलिए इसके साथ एक k लगाओगे, ठीक है। कांस्टेंट लगाओगे जो लिमिट्स का काम कर देगा, समझ गए। जब जब आपको लिमिट्स की वैल्यू मालूम रहेगी तब आप k नहीं लिखोगे, तब ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ ई एक्स होगा। बट जब आप k की वैल्यू नहीं जानते रहोगे, मतलब जब आपको लिमिट नहीं मालूम रहेगी, जब आपको लिमिट नहीं दी हुई रहेगी या नहीं मालूम रहेगी, उस समय आप उसके आगे एक k भी लगाओगे। दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक कहाँ गई? फिजिक्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। लिमिट्स दी हुई रहेंगी तो k नहीं लिखोगे, लिमिट्स नहीं दी हुई रहेंगी तो ऐसा k लिख दोगे, ठीक है। चलो, सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx। लिमिट्स दी हुई है क्या? लिमिट्स नहीं दी हुई है, तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएं क्या? देखो x की पावर 8 dx, तो x लिखोगे, पावर 1 ऐड करोगे, नीचे 8 + 1 करोगे, प्लस k लिख दोगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 9 डिवाइड बाय 9 प्लस k, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे अगर लिमिट्स दी हुई होती तो आप क्या करते? यहाँ पे पुट करते, जैसे अगले क्वेश्चन में लिमिट्स दी हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। ये समझ गए? बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 5। ओके, तो x⁻n dx वाला फिर से फॉर्मूला लग रहा है, यही तो मेन फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले बने। जैसे डिफरेंशिएशन में था a की पावर n तो n⁻n - 1 होता था, वैसे ये भी है। ओके, तो x⁻2 + 1 हो जाएगा और नीचे 2 + 1 हो जाएगा, प्लस k नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अब की बार लिमिट्स की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा x³ डिवाइड बाय 3। अब कैसे पुट करोगे? मैंने बोला पहले अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले 1/3, ये x³ में से 1/3 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा x³ में पहली बार पुट करोगे अपर लिमिट मतलब 5 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे मतलब 2 का क्यूब। ओके, तो 1/3, 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 117/3। अब ये देखो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 39 जा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 39, 117/3 भी करेक्ट था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, खुद से ट्राई करो उसको, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का ये फाइनल क्वेश्चन है, फिर 2 न्यूमेरिकल्स हैं। मुझे पता है वीडियो भारी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, बट चैप्टर तो खत्म हुआ ना। चलो, x + sin x है और मल्टीप्लाई में dx है, तो यहाँ पे u/v रूल, u/v रूल ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिमिट्स दी हुई है क्या? नहीं, लिमिट्स नहीं दी हुई है। ओके, तो आगे कांस्टेंट हम लोग लिखते जाएंगे बिकॉज लिमिट्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x dx + sin x dx, है ना, dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, x dx + sin x dx। अच्छा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? c dx की तरह है, मतलब cx + k, उसको भूल जाओ। x dx की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। x dx में क्या होगा? x⁻n, n कितना है यहाँ पे? देखो x है, यहाँ n है, यहाँ पे 1, तो इसका वैल्यू होगा x⁻n + 1, तो x⁻n, n कितना है 1 + 1 डिवाइड बाय n, n कितना है 1 + 1 प्लस sin x dx का डिफरेंशिएशन होता है -cos x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -cos x। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² / 2 - cos x,
समझे। साइन एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस लिख दिया गया है, आई डोंट नो वाई। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक होगी टेक्स्ट बुक में। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, बट दे हैव रिटन प्लस कॉस एक्स विच इज अ रॉन्ग आई थिंक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलो अब टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं, समझे ना क्या करना है, सेपरेट सेपरेट लिख देना। एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला मेन है, इसको याद कर लो, बाकी सबको भूल जाओ तो भी चलेगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, तो इसमें उसका उल्टा साइन का माइनस कॉस एक्स। चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, मतलब अब की बार के नहीं यूज़ करेंगे। ओके ठीक है, नहीं यूज़ करोगे किसी में भी तो भी चलेगा, टेंशन नहीं उसका। ठीक है, तो 0 से π/2 का हम लोगों को लिमिट दिया हुआ है। चलिए करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। लिमिट्स दी हुई है 0 से π/2। ठीक है, तो पहले माइनस बाहर निकाल लो। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो। अब इस एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस कॉस एक्स की जगह आपकी बार लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया माइनस कॉस π/2 मतलब कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो माइनस और 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया +1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स आर 1 to 5, तो यही फिर से यूज होगा। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो याद कर लो, कई जगह पर आता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन वगैरह में भी काफ़ी आपको देखने मिलेगा, बट मैं लिखूँ कहाँ। ठीक है, एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है x²/2। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया x²/2। अब अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 1/2 पहले बाहर लिख लो, जैसे यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया वैसे 1/2 बाहर लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि x² की जगह पहले 5²/2 पुट करो, फिर -1² करो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो हम लोग 1/2 को पहले बाहर ही ले लेते हैं। 1/2 को हम पहले बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x²। अब इस x² में एक बार अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस कर दो लोअर लिमिट पुट करके, तो 1/2 x में हमने पुट किया अपर लिमिट, माइनस कर दिया लोअर लिमिट, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये आ गया ½ × 24। दिख रहा है, दिख रहा था ना, आगे बढ़ जाते ना, ½ × 24, 2 12 × 24 खत्म। तो अभी आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, इंटीग्रेशन वगैरह के कई सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब जब आगे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, तो टेंशन मत लो, दोबारा वहाँ पे इंटीग्रेशन टीचर्स रिवाइज करा के ही कराएंगे। ठीक है, नहीं कराएंगे तो बोल देना कि मुझे नहीं आता समझाओ। ठीक है, तो आज के जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए पहले वो याद कर लेना है। डिफरेंशिएशन की ग्राफिकल मीनिंग जुबान पर होनी चाहिए। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले नहीं याद रहे तो भी चलेगा, बट ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चाहे जो हो। डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं याद होगा चलेगा, बट a⁻n वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जो होता है na⁻n-1। इतना समझे। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो मालूम रहना चाहिए। बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी, बाकी मैंने थोड़ा सा टाइम पास के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अलग अलग चीज़ें फिलहाल आपको याद उतना ही करना है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन कई सारे लोगों को हार्ड लगता है, ये एक बार में नहीं समझेगा, आई ऑल्सो नो। इसको 2 बार देखना होगा, 2 बार नहीं तो 3 बार देखना होगा, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मुझे पता है एक बार में ये नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसको 2-3 बार देखो, फिर भी नहीं समझते तो कमेंट करो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।